टॉपिक है हमारा पॉलिटिकल पार्टीज। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, इस चैनल पर आपको एसएसटी और साइंस की इजी एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिल जाती है, तो अगर चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? तो देखो, पॉलिटिकल पार्टी में कोई एक लोग नहीं होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी में बहुत लोग होते हैं, ठीक है। उनका ग्रुप होता है और वो ग्रुप साथ में आता है, इलेक्शंस लड़ता है, और अगर इलेक्शंस के बाद उनकी गवर्नमेंट बनी तो गवर्नमेंट बनने के बाद कुछ पावर भी उनके पास आती है, जितने भी लोग उस पॉलिटिकल पार्टीज में होते हैं। तो ये होती है पॉलिटिकल पार्टी। अब पॉलिटिकल पार्टी में कितने लोग होते हैं? तो पहला तो लीडर होता है, ठीक है, जो कि लीड करता है, और दूसरा एक्टिव मेंबर होता है पॉलिटिकल पार्टी में। एक्टिव मेंबर वो लोग होते हैं जो कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी के बारे में लोगों को बताते हैं। फॉलोअर्स वो होते हैं जो कि उस पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं को वोट देते हैं, वो होते हैं फॉलोअर्स। अब फंक्शन क्या होता है पॉलिटिकल पार्टी का? तो देखो, पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शंस लड़ते हैं, राइट। इलेक्शंस लड़ने के बाद उनकी गवर्नमेंट बनती है, और जब गवर्नमेंट बन जाती है तो वो कुछ लॉज बनाते हैं, हमारे लिए, कंट्री के लिए बनाते हैं, ठीक है, और कुछ प्रोग्राम्स, पॉलिसीज कंट्री के लोगों के लिए बनाते हैं। और अब देखो, जो पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती है उनकी तो गवर्नमेंट बन जाती है, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी नहीं जीत पाती हैं वो रोल ऑफ अपोजिशन प्ले करती हैं। जैसे कि जो गवर्नमेंट, जिसे हम रूलिंग गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है, वो अगर कोई लॉ बनाए, वो लॉज अच्छे नहीं हैं सिटीजन्स के लिए, तो उसको क्वेश्चन करती है और उनको क्रिटिसाइज करती है, लेकिन हर लॉज पे ऐसा नहीं कर सकती है। उन्हीं लॉज पे अपोजिशन पार्टी ऐसा कर सकती है जो लॉज सिटीजन्स के लिए अच्छे नहीं है। जब एक इंडिपेंडेंट पर्सन इलेक्शन लड़ सकता है तो हमें पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत क्या है? तो पॉलिटिकल पार्टी की हमें इस वजह से जरूरत है कि मान लो एक इंडिपेंडेंट पर्सन इलेक्शन लड़ रहा है और वो जीत भी गया है, ठीक है, तो जीतने के बाद वो उस एरिया का ज्यादा ख्याल रखेगा जहां से वो आया है। जहां से वो आया है वहां का डेवलपमेंट अच्छे से होगा, और बाकी का एरियाज का क्या होगा, बाकी रीजन्स का क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, ठीक है। और वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन पूरी कंट्री पर रूल कर रहा होगा, तो वो इंडिपेंडेंट पर्सन मतलब एक इंसान किसमें रूल करता है भाई? वो मोनार्की में रूल करता है, डिक्टेटरशिप में। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो डायरेक्ट लिंक होती है डेमोक्रेसी से, क्योंकि एक बंदा राज करता है मोनार्की में, डिक्टेटरशिप में, डेमोक्रेसी में नहीं ऐसा होता है। तो अगर सभी इंडिपेंडेंट लड़ेंगे तो फिर सब अपने अपने एरियाज पर ज्यादा ध्यान देंगे, और पूरी कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी नहीं लेगा। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि कितनी पार्टीज कंट्री में होनी चाहिए? तो वो तो कंट्री टू कंट्री डिपेंड होता है कि वहां पर कैसा सिस्टम है। जैसे कि चाइना में कैसा सिस्टम है? वन पार्टी सिस्टम है, यहाँ पर एक ही पार्टी है और वही हर बार जीतती है। तो ये तो डेमोक्रेसी नहीं हुई ना। डेमोक्रेसी में एटलीस्ट 2 ऑप्शन होने चाहिए, और यहाँ पे तो एक ही पार्टी होती है, तो सबको वोट दे या ना दे, जीतना तो इसी को है। ये बस डेमोक्रेसी का दिखावा है। और टू पार्टी सिस्टम, जिसका एग्जांपल है यूएसए एंड यूके, यहाँ पे टू पार्टी सिस्टम है। एक बार ये जीतती है तो दूसरी बार ये, मतलब दोनों ही आपस में, दोनों के बीच में कंपटीशन चलता है। और मल्टी पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम जैसे कि इंडिया में, यहाँ पे 2 से ज्यादा पार्टीज होती हैं और वो कंपटीशन करती है, मतलब हाँ, जीतने का पूरा पूरा कंपटीशन करती हैं। और अभी प्रेजेंट टाइम में इतने ज्यादा पार्टीज बन गई है कि मेजोरिटी में किसी को वोट मिलता ही नहीं है। तो जब मेजोरिटी में वोट ही नहीं मिलेंगे पार्टीज को, तो फिर जीतेगा कौन? तो ऐसे में ये फॉर्म करते हैं अलायंस। अलायंस को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो हम फ्रेंडशिप बोल सकते हैं। फ्रेंडशिप को, दो पार्टीज के बीच की फ्रेंडशिप को हम अलायंस बोलते हैं। दो गवर्नमेंट होती है, वो हाथ मिला लेती है और उन दोनों के वोट्स को गिना जाता है। मान लो कि अगर एक गवर्नमेंट के एक पार्टी के वोट 3 है और दूसरी पार्टी के वोट 2 है, तो इनका टोटल होगा 5 वोट्स, ठीक है। तो ये फॉर्म कर लेती है अलायंस, और अलायंस से बनी हुई सरकार को हम कोalition गवर्नमेंट बोलते हैं, मतलब कि गठबंधन की सरकार, जो 2 पार्टी से मिलकर बनी होती है। इससे इंस्टेबिलिटी भी कंट्री में आती है। ये इलेक्शन कमीशन तो इलेक्शन करवाता है, और जितनी भी पार्टीज होती हैं कंट्री में, उनका यहाँ पे रजिस्टर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और इलेक्शन कमीशन किसी भी पार्टी को ना यूनिक सिंबल भी देता है, मतलब जैसे कि किसी भी एक पार्टी का जो सिंबल होता है ना, वो इलेक्शन कमीशन देता है।
और वो सिंबल किसी और पार्टी के द्वारा यूज नहीं किया जाएगा, वो उसी पार्टी के द्वारा यूज किया जाएगा जिसको इलेक्शन कमीशन वो सिंबल देगा। और इलेक्शन कमीशन किसी भी पार्टी को क्लासिफाई करेगा कि ये नेशनल पार्टी है या फिर स्टेट पार्टी है। अब उसके लिए कुछ कंडीशन भी होते हैं, अगर उस कंडीशन को एक पार्टी फुलफिल कर लेगी तब वो नेशनल पार्टी या फिर स्टेट पार्टी बन जाएगी। तो स्टेट पार्टीज को हम रीजनल पार्टी भी बोलते हैं और इसके लिए ये कंडीशन है कि 6% वोट्स मिलने चाहिए लेजिस्लेचर असेंबली में और 2 सीट्स मिलनी चाहिए, तब जाकर एक पार्टी स्टेट पार्टी बनेगी। और यहाँ पर नेशनल पार्टी में 2 क्राइटेरिया है, 2 कंडीशन है, ठीक है। 6% टोटल वोट्स लोकसभा में मिलने चाहिए और अगर लोकसभा में वोट्स नहीं मिल सके, ठीक है, तो फिर असेंबली इलेक्शंस के 4 स्टेट्स में 6% वोट्स मिलने चाहिए और 4 सीट्स लोकसभा में जीतनी चाहिए, तभी एक पार्टी नेशनल पार्टी बन सकती है। तो अब हम कुछ नेशनल पार्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। 6 to 7 नेशनल पार्टीज हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं और इसमें आपको जरूरी है कि सभी पार्टी का सिंबल लर्न होना चाहिए और सभी पार्टी की आइडियोलॉजी लर्न होनी चाहिए और उनकी वो कब फॉर्म्ड हुई थी वो वाला ईयर लर्न होना चाहिए। तो सबसे पहली पार्टी है इंडियन कांग्रेस पार्टी, जिसे हम कांग्रेस पार्टी भी बोलते हैं और ये 1885 में फॉर्म हुई थी अंडर द लीडरशिप जवाहरलाल नेहरू जी और ये बिलीव रखती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और ये एक सेंट्रिस्ट पार्टी है, मतलब रिलीजन, कास्ट और डेवलपमेंट को, इक्वालिटी को साथ में लेकर चलती है। अब आती है हमारी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। अच्छा, पहले हम इंडियन नेशनल कांग्रेस का सिंबल कुछ पंजा टाइप का होता है, ठीक है, मैं बताना भूल गई थी लेकिन मैंने फोटो डालती थी। ओके, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जिसे हम एनसीपी बोलते हैं, ये 1999 में फॉर्म हुई थी जब कुछ लोग स्प्लिट कर गए थे, मतलब कि इंडियन कांग्रेस पार्टी से टूट गए थे, तब उन्होंने ये पार्टी बनाई थी और ये बिलीव रखती है, मतलब डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करती है, गांधीयन सेक्युलरिज्म, सोशल जस्टिस, फेडरलिज्म में बिलीव रखने वाली ये एक पार्टी है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC, इसमें कुछ ग्रास बनी हुई है और फूल बने हुए हैं, इस टाइप का इसका सिंबल है और ये 1 जनवरी 1998 में बनी थी अंडर द लीडरशिप ममता बनर्जी और इसको नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज्ड किया गया था 2016 में और ये सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म पर बिलीव रखने वाली पार्टी है। वेस्ट बंगाल में इसका ज्यादा पावर देखने को मिलता है। बहुजन समाज पार्टी जिसे हम BSP बोलते हैं, ये फॉर्म्ड हुई थी 1984 में अंडर द लीडरशिप ऑफ कंशी राम और ये बहुजन समाज को ज्यादा सपोर्ट करती है, जिसमें दलित्स आ जाते हैं, OBCs, रिलीजियस माइनॉरिटीज आ जाती हैं। इसकी मेन पकड़ यूपी में है और इसका सिंबल एलिफेंट है। भारतीय जनता पार्टी, इसका सिंबल लोटस है और ये फॉर्म हुई थी 1951 में बाय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिसको रिवाइव किया गया था 1980 में और ये कल्चरल नेशनलिज्म पर बिलीव रखने वाली पार्टी है, मतलब हिंदुत्व में बिलीव रखने वाली पार्टी है और ये रिलीजियस कन्वर्जन पर बैन लगाना चाहती है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI फॉर्म हुई थी 1925 में, बिलीव रखती है मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी में और ये कम्युनलिज्म को अपोज्ड करती है, ये वर्किंग क्लास और फार्मर को प्रमोट करती है, उनको ज्यादा प्रमोट करती है और ये थोड़ी सी वीक हो गई थी जब इसका स्प्लिट हुआ था, स्प्लिट होकर जब दूसरी पार्टी बनी थी। ओके, और ये आंध्र प्रदेश, बंगाल, पंजाब, केरला में ज्यादा इसकी पकड़ है। इसका सिंबल कुछ सिकल है और कुछ फसल ऐसे लगी हुई है भुट्टे की, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट CPIM, तो ये फॉर्म हुई थी स्प्लिट के बाद, जब CPI स्प्लिट करी थी 1964 में, तब उस वक्त एक वॉर हो रही थी चाइना और इंडिया में के बीच में, तो कुछ लोग चाइना की तरफ थे, तभी ये इस पार्टी का स्प्लिट हुआ था, ठीक है। और ये भी उसी पर बिलीव रखती है, मार्क्सिज्म लेनिनिज्म पर, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी और अपोज करती है इंपेरियलिज्म और कम्युनलिज्म को। इंपेरियलिज्म आप पढ़कर आए हैं, जो कि बड़ी कंट्री छोटी छोटी कंट्री पर कब्जा जमाती है, वो होता है, और कम्युनलिज्म जब हम रिलीजन को ज्यादा अहमियत देने लगे, वो होता है। और इसकी मेन पकड़ वेस्ट बंगाल और केरला, त्रिपुरा में है। अभी तक जितने हमने पार्टीज पढ़ी हैं वो है नेशनल पार्टीज।
राइट। और नेशनल पार्टीज के अलावा भी काफी ज्यादा स्टेट पार्टीज होती हैं जिन्हें हम रीजनल पार्टीज भी बोलते हैं, और ये कुछ रीजन में ही ज्यादा फेमस होती है। मतलब अगर कोई एक स्टेट पार्टी उठा लो तो फिर वो 2-3 स्टेट में ज्यादा फेमस होगा, बाकी में नहीं। तो कमेंट में बताना आपके स्टेट में कौन सी ज्यादा फेमस है। चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टीज में हमने ये तो देखा कि डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी होती है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के अंदर खुद डेमोक्रेसी होती ही नहीं है, क्योंकि कुछ गिने चुने लोग होते हैं जो कि पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हैं। एक्टिव मेंबर्स को कोई बात बताते हैं, कोई बात नहीं बताते हैं, मीटिंग्स होती है नहीं होती है, कुछ फिक्स नहीं होता है। और मनी, कितना ज्यादा पैसा लुटाया जाता है सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस जीतने के लिए, ये तो हम सबको पता है। मसल पावर, कभी कभी पॉलिटिकल पार्टी में ऐसे लोगों को भी कैंडिडेट्स बना दिया जाता है जो कि क्रिमिनल्स होते हैं। और मीनिंगफुल वॉइस चॉइस, जैसे कि हमें पता है कि सबकी आइडियोलॉजी सभी पार्टीज की अलग अलग होती है, लेकिन जीतने के बाद अगर वो आइडियोलॉजी अपनी बदल दे तो कोई हमें पता नहीं है। तो एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज हमें बेवकूफ ही बनाती है। हाउ कैन पार्टीज रिफॉर्म, तो इसके लिए 3 ऑर्डर आए। पहले कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने दिया, फिर इलेक्शन कमीशन ने दिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो लॉ दिया वो एंटी डिफेक्शन लॉ जिसे हम बोलते हैं, और ये लॉ कहता है कि एमएलए एमपी अपनी पार्टीज चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर इन्होंने पार्टी चेंज की तो लेजिस्लेचर में अपनी सीट खो बैठेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया, और वो ऑर्डर ये था कि सभी को अपनी डिटेल्स देनी पड़ेगी, सभी कंटेस्टिंग कैंडिडेट को अपनी डिटेल्स देनी पड़ेगी प्रॉपर्टीज के बारे में, और जितने भी क्रिमिनल केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं इनके खिलाफ उसके बारे में। फिर इलेक्शन कमीशन आता है और वो पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बोलता है कि इलेक्शन कमीशन में पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी इलेक्शन होने चाहिए। मतलब एक तरीके से यहाँ पे बात हो रही है कि पॉलिटिकल पार्टी की डेमोक्रेसी अच्छी होनी चाहिए और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होना चाहिए। इनकम टैक्स रिटर्न का मतलब होता है कि कौन कितना कमाता है। अभी तक ये जो 3 पॉइंट हमने देखे हैं, इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया और कॉन्स्टिट्यूशन ने एक लॉ दिया, तो ये सब तो पॉलिटिकल पार्टीज ताकि रिफॉर्म हो सके इसलिए किया गया था। अब कुछ सजेशन है कि हमें कुछ चीजें करनी चाहिए ताकि पॉलिटिकल पार्टीज रिफॉर्म हो सके। जैसे कि एक लॉ बनाना चाहिए कि वहां पे जो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है वो हमें पता चले। मतलब बाहर से कैसे दिखते हैं ये तो हमें पता रहता है, अंदर से वो कैसे हैं ये भी पता होना चाहिए। और कुछ टिकट्स उन्हें विमेन को भी देनी चाहिए, 1/3 टिकट्स उन्हें विमेन को भी देनी चाहिए। और सभी स्टेट में फंडिंग इलेक्शंस होने चाहिए, मतलब कि गवर्नमेंट इतना कह दे कि इससे ज्यादा पैसे आपको खर्च नहीं करने हैं। जो इलेक्शंस में बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं ना, तो मतलब अगर ना हो तो काफी ज्यादा अच्छा होगा।